कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या है, ये डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है? भारत में 6 मिनॉरिटीज हैं। इस्लाम को मानने वाले, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और क्रिश्चियन। आज माइनॉरिटीज़ के लिए बिगर प्रॉब्लम आपके अकॉर्डिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेशन या फिर अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस ना होना? प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस के लिए इंडिया में 60,000 के करीब NGOs काम करती हैं मिनॉरिटीज़ के ऊपर। मेजॉरिटी 84% से कम होकर 79 और मिनॉरिटी 16 से बढ़ के 21%। तो इफ़ यू कंपेयर दिस विद पाकिस्तान, वहाँ जो मेजॉरिटी 78% थी और मिनॉरिटी 22% थी। आज वहाँ मिनॉरिटी रह गई 6%। 1984 राइट्स, मैं नहीं कहूँगा उसको राइट्स, क्योंकि सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में। तो हमारे कमीशन में बहुत सारे लोग आए, सिख रिप्रेजेंटेटिव आए। आपको सुन के दुख होगा, किसी ने वो इशू रेज नहीं किया। तो दिल्ली में 114 आदमियों को पिछले साल नौकरी मिली। दैट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। हरियाणा में 122 लोग सिख शहीद हुए थे, तो उसका अभी 122 आदमियों की नौकरी कमीशन ने लेके दी वहाँ। जब आप कोर्ट्स होल्ड करके इन्वेस्टिगेशन करते हो, आई सपोज, तो आप स्टेट को रिकमेंडेशन देते हो या आप स्टेट को ऑर्डर दे सकते हो? NCM के पास ये राइट है? यस, वी गिव डायरेक्शन। मतलब ये मैंडेट होता है स्टेट के लिए उस पर एक्शन लेना? मैंडेट होता है, दे हैव टू डू इट। सिंस यू मेंशन्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप उनके साथ कितना क्लोजली काम करते हो, कितना क्लोजली कंसल्ट करते हो? कि जो काम देश में हो रहा है प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। आई रिप्रेजेंट 2 कम्युनिटीज। वन इज आई एम ए सिख रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा मैं चेयरमैन होने के नाते बाकी 5 के लिए भी। तो मैंने सिख इश्यूज जितने भी प्रधानमंत्री जी के साथ अभी भी कुछ रहते हैं, अभी मैं टेकअप करता हूँ तो वो उसको ब्लेस करते हैं। Welcome to our show Decoded. Thank you very much. We all are honored to have you here. So let's start our conversation. मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या है, ये डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है? भारत में 6 मिनॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की हुई हैं। उनमें इस्लाम को मानने वाले, उसके बाद जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और क्रिश्चियन, ये 6 मिनॉरिटीज़ हैं। है तो और भी ज्यूज़ बहुत कम है, लेकिन इसमें ये 6 कम्युनिटीज़ को लिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें इनकी सुरक्षा दी जाए, इनसे कोई ज्यादती ना करे। ये काम इनकी एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और दूसरा कि ये भी बराबरी पे आ जाए, इसके लिए काम करने में ये शुरू हुआ था। तो पहला सिख जो उसमें मेंबर था, वो हर कम्युनिटी से एक मेंबर लिया जाता है। पहले 5 कम्युनिटी थी, जैन कम्युनिटी बाद में इसमें शामिल हुई। तो 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है। तो सिख मेंबर जो समय थे, मार्शल ऑफ द एयर अर्जुन सिंह थे। उसके बाद बहुत सारे मेंबर आए, तो चेयरमैन भी रहे 2 बार। सर त्रिलोचन सिंह मेरे से पहले चेयरमैन रहे, तो उसके बाद अब मुझे मौका मिला था इसका कमीशन को लीड करने का। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ लोगों में अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करता है उनके राइट्स के बारे में? देखो, आजकल तो सोशल मीडिया है जी, एक तो सोशल मीडिया है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। लोगों को ये एक कोर्ट का काम भी करता है। तो कोर्ट का मतलब आपके वी और होल्ड ए कोर्ट एटलीस्ट वंस ए मंथ, एक बार से ज़्यादा भी हो जाती। देयर इज़ नो वार ऑन दिस, जिसमें सभी जो हमारी कंप्लेंट्स आती हैं हम स्टेट से वेरीफाई कराते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उसके बाद फिर इसके लिए डायरेक्शन पास करते हैं।
ओके। हाँ, वो हम वी इशू डायरेक्शन टू द स्टेट, एक तो ये इशू होता है। दूसरा जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम स्टेट से टेक अप करते हैं। तीसरा कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम है जो उनकी स्टेट से ली जाती है, कोई जैन धर्म की प्रॉब्लम हो, बौद्ध धर्म की प्रॉब्लम हो, पारसी धर्म की प्रॉब्लम हो, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो पारसियों की ज़मीनों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी खाली करवाई है क्योंकि देयर पॉपुलेशन हैज़ गॉन डाउन। उनकी पॉपुलेशन अब देश में केवल 57,000 है। ओह, दैट्स वेरी लेस। बड़े उनकी प्रॉपर्टियां बहुत थी, सो स्लोली देयर नंबर इज गोइंग डाउन, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए पैसा भी बहुत रखा, 300 करोड़ दिया कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ। तो उसमें भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जब आप कोर्ट्स होल्ड करके इन्वेस्टिगेशन करते हो, आई सपोज, तो आप स्टेट को रिकमेंडेशन देते हो या आप स्टेट को ऑर्डर दे सकते हो? एनसीएम के पास ये राइट है? यस, वी गिव डायरेक्शन टू देम। ओके, तो मतलब ये मैंडेट होता है स्टेट के लिए उस पे एक्शन लेना? मैंडेट होता है, दे हैव टू डू इट। बट कैन यू गिव पनिशमेंट इफ समबडी इज लाइक गिल्टी? देखो, पनिशमेंट ये पनिशिंग अथॉरिटी नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया आपके एनसीएम डिपार्टमेंट में और कोर्ट्स में। कोर्ट्स में ये फ़र्क है। ठीक है, तो आज माइनॉरिटीज़ के लिए बिगर प्रॉब्लम आपके अकॉर्डिंग क्या है? डिस्क्रिमिनेशन या फिर अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस ना होना? क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम ना अवेयरनेस वाली बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो उनके लिए रिजर्वेशन होता है, देयर इज़ नो सच अवेयरनेस की अपडेट निकल जाएगी, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि फॉर्म्स आने वाले हैं या फॉर्म्स हमें फिल करने हैं। तो ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए इंडिया में 60,000 के करीब NGOs काम करती हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर। तो हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। जो हमारी नई कोई स्कीम आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पॉपुलराइज भी करती है, एडवर्टाइज भी करती है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो हमारा भी काम है कि हम लोगों को इसके बारे में जागृत करें। तो उसमें दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो भारत के माइनॉरिटीज़ को देखने वाली है, इंडिया इज़ द सेफ हेवन फॉर माइनॉरिटीज़ वर्ल्ड ओवर। That's true. इससे अच्छा कोई जगह नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए, सेफ हेवन के लिए। जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, 51 में सेंसस हुई, तो मुस्लिम पॉपुलेशन रादर माइनॉरिटी पॉपुलेशन वाज 16%, 16% थी। आज माइनॉरिटी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है 21%। मेजॉरिटी 84% से कम होकर 79, और माइनॉरिटी 16 से बढ़ के 84%। 16 से बढ़कर 16 से बढ़ 21% होगी। माइनॉरिटीज़ 84 बढ़ी है 5%, मेजॉरिटी 5% कम हुई है। तो इफ़ यू कंपेयर दिस विद पाकिस्तान, वहाँ जो मेजॉरिटी 78% थी और माइनॉरिटी 22% थी। आज वहाँ माइनॉरिटी रह गई 6%। बाकी देवर कहाँ गए, कैसे कन्वर्ट हुए, ये लोग जानते हैं वहाँ क्या हुआ। ऐसा ही बांग्लादेश में जो हमारे साथ से, उनमें 22% थी, आज वहाँ 9% है। तो वहाँ माइनॉरिटी जो है उसकी पॉपुलेशन कम हुई है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारे पास अधिकार है, अधिकार नहीं है, हम जहाँ भी पहुँच सकते हैं। हम देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, हम केंद्र में मंत्री भी बनते रहे हैं, गवर्नर भी हैं। कोई बार ऐसी नहीं है। आज हॉकी का कैप्टन जो है वो भी एक सिख है,
क्रिकेट का कैप्टन लड़की भी सिख है, हरमनप्रीत कौर, और जो मेल कैप्टनसी है वो शुभमन गिल है, वो भी सिख है। सो यहाँ कोई कब बन जाए, चाहे जफर इकबाल कब बन जाए, शुभमन गिल कब बन जाए, बिशन सिंह बेदी कब बन जाए, हिंदुस्तान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉर्चुनिटी का राइट एक्सेस सबको है। सबको है। अभी हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी सिक्स, सो सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। वहाँ जो अभी 225 में 300 के करीब केस रजिस्टर हुए हैं। इंडिया में तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन बहुत है। कई बार रोड रेज का केस हो जाता है कि कोई आदमी सड़क पे झगड़ा हो गया, उनको पता ही नहीं होता कौन है, बाद में पता चलता है ये कोई माइनॉरिटी का और मेजॉरिटी का झगड़ा हुआ, हम उसको कम्युनिटी इशू बना लेते हैं जी। मीडिया उसका दूसरा कर रहा है। सो जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस सिस्टम है उसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट हमें करती है, माइनॉरिटी ने कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी ने भी बहुत कुछ किया है। देश को कहीं भी जरूरत पड़ी तो माइनॉरिटीज देश के लिए लड़ी भी हैं, मरी भी हैं और सेवा भी की है। There's no fight. No, there is no discrimination. We have to seek that there is no discrimination against any of the minority. This is the charter of the commission. तो ऐसा कुछ नहीं है। So according to you, final verdict is कि इंडिया का minority model is the best in the world. Yes, in the world. National Commission for Minorities awareness spread कैसे करता है? अवेयरनेस स्प्रेड करने का देखो दो चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने शुरू किया, मैं किसी की बात नहीं करता, कि लोगों से बात करें। सो बात करने के लिए एक हम कहते हैं सर्वधर्म संवाद। सर्वधर्म संवाद क्या है कि हर धर्म के लोगों से अलग अलग बात की जाए, टू नो देयर प्रॉब्लम। ये दैट्स अ रेगुलर प्रोसेस। महीने में कम से कम 8 मीटिंग ऐसी होती है, वन ऑन वन। ओके। उसके बाद फिर हम सभी धर्मों को इकट्ठे भी बिठाते हैं, जिससे सर्वधर्म संवाद हो, एक दूसरे को पता हो। दूसरा है सर्वधर्म सद्भावना। सद्भावना में हम सेलिब्रेट करते हैं आवर डाइवर्सिटी। ओके। तो उसमें हम ईद भी मनाते हैं, लेकिन मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये रहा कि हम 7 धर्म 8वें धर्म के बिना जी नहीं सकते। तो जो मेजॉरिटी है उसको भी साथ लेना पड़ेगा। सो व्हेन एवर देयर इज ए मीटिंग, सद्भावना हो या सर्वधर्म संवाद हो, तो हम मेजॉरिटी के लोगों को भी बुलाते हैं। ओके। सो दैट दे शुड नो दी प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटी आल्सो। तो उसमें इकट्ठे मिलके फिर ईद मनाते हैं, गुरपुरब मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जो भी त्यौहार जैन का हो, बौद्ध का हो, क्रिश्चियन का हो, सब मनाते हैं। तो आप उनसे वन ऑन वन डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हो। जब आप ये मीटिंग्स करते हो तो आई एम श्योर बहुत सारे एक्सपर्ट्स और रिलीजियस लीडर्स से सजेशंस आते होंगे। ये सजेशंस एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हों, ये कैसे इंश्योर करते हो? देखो, जो भी समस्या कम्युनिटी को लगता है कि ये मेरे लिए एक समस्या, उसके माइंड पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसका असली रास्ता तो स्टेट गवर्नमेंट है। पर कई इश्यूज में स्टेट गवर्नमेंट भी एडमेंट हो जाती है। ओके। तो उसके लिए रास्ता प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, और जो दूसरे मिनिस्टर कंसर्न है वो हैं। सो मैं जो सिख के तौर पे करूँगा कि हमारे जो सिख प्रॉब्लम है वो कभी कमीशन ने एजिटेट ही नहीं की। 1984 रॉयट्स, मैं नहीं कहूँगा उसको रॉयट्स, क्योंकि सिखों का कत्लेआम हुआ दिल्ली में। तो हमारे कमीशन में बहुत सारे लोग आए, सिख रिप्रेजेंटेटिव आए। आपको सुन के दुख होगा, किसी ने वो इशू रेज नहीं किया। जो मल्लम लगाने के लिए या सजा दिलाने के लिए, तो मल्लम दिलाने की बात लगाने की बात हमने शुरू की, तो दिल्ली में 114 आदमियों को पिछले साल नौकरी मिली।
गवर्नमेंट से पहले, वो दैट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ओके विच वाज एक्सेप्टेड। अब Okay. दिल्ली में हरियाणा में 122 लोग सिख शहीद हुए थे। फैसला यही था नानावती कमीशन का कि हर फैमिली को एक नौकरी मिलेगी। तो उसका अभी 122 आदमियों की नौकरी कमीशन ने लेके दी वहाँ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन विद द ब्लेसिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। हरियाणा गवर्नमेंट ने सबको नौकरी दे दी। तो ये तो काम अगर हम मेंबर जाके ये सोचें कि मैंने आराम करना है या मेरे पास एक कुर्सी मिनिस्टर की आ गई, तो फिर तो उसको कर सकते। मेरे एक पहले बड़े विद्वान चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने लिखा था टूथलेस टाइगर। ये टाइगर तो है लेकिन काट नहीं सकता किसी को। तो मैं अब जब अपनी लिखूंगा तो ये काट भी सकता है, ये किसी की मदद भी कर सकता है, ये किसी के लिए हिम्मत भी हौसला भी बढ़ा सकता है। ये सब कमीशन हैज़ द पावर टू टेक अप द इशू एंड आई एम लकी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जब भी हम लेके गए कभी खाली हाथ वापस नहीं आए। सिंस यू मेंशन्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप उनके साथ कितना क्लोजली काम करते हो, कितना क्लोजली कंसल्ट करते हो? देखो ऐसा है कि जो काम देश में हो रहा है प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। ट्रू। तो मैं आई रिप्रेजेंट टू कम्युनिटीज। वन इज आई एम ए सिख रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए कमीशन का मेंबर भी था। दूसरा, मैं चेयरमैन होने के नाते बाकी 5 के लिए भी हूँ। तो मैंने सिख इश्यूज जितने भी प्रधानमंत्री जी के साथ अभी भी कुछ रहते हैं, अभी मैं टेकअप करता हूँ तो वो उसको ब्लेस करते हैं। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, यू हैव 2 roles. Yes. Means you are like as a chairperson for National Commission for Minorities, you Yes. are representing all the minorities. Yes. Plus you are a Sikh representative. That's why I am the chairman. Okay. Okay. Please go मैं ahead. इसीलिए मेंबर बन पाया या चेयरमैन बना हूँ कि मैं सिख हूँ। तो इसलिए मेरा अपनी कम्युनिटी को देखना भी मेरा उतना ही फर्ज है जितना दूसरे के लिए काम करना। जी। ऐसा नहीं, आई कैन नॉट इग्नोर माई कम्युनिटी। सो आई एम देयर बिकॉज आई एम ए सिख। तो इसलिए मुझे वहाँ काम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। सिखों के जितने इशू हम लेते हैं तो सभी इशू, चाहे मंगू मठ हो, चाहे डॉग मार हो, चाहे कोई ये हर की पैड़ी हो या फौजियों को उनको रीइंस्टेट करने की बात हो, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेरी टेन्योर में कमीशन ने टेकअप ना किया हो। और हर एक इशू पे पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट का आया है, काइंड ब्लेसिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। So in urgent cases, let's take an example कि जैसे कहीं कोई रिलीजियस प्लेस पे अटैक हो गया, अगर उसमें एनसीएम का इन्वॉल्वमेंट भी है या आपको कोई अर्जेंटली इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना है, सो डू यू कंसल्ट डायरेक्टली लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, या फिर आपके पास पावर है कि आप अपने आप फैसला ले सकते हो? पहली बात तो हम विजिट करते हैं, उसको देखते हैं कि व्हाट इज द रियल स्टोरी। ओके। देन उसका असली पक्ष जानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देते हैं। उसके बाद जब उनका स्टेट गवर्नमेंट की रिप्लाई आती है तो अगर तो स्टेट गवर्नमेंट उसको वहाँ सेटल कर दे, फिर कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें लगता है कि इसमें सीनियर लेवल की जो इंटरवेंशन चाहिए तो हम प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाते हैं। ओके। ये जो मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ एनसीएम के बारे में, ये कितने फ्रीक्वेंटली आप डिस्कस करते हो? देखो, हमारा 2 चीज़ें हैं। एक तो मीटिंग्स जब भी पीएम साहब के पास, क्योंकि पूरे देश में पूरे दुनिया में उनको जाना होता है, तो हम उनके ध्यान में जब भी समय मिले हम उनको मिलते हैं। ये नहीं कि हम कह दें कि महीने में 5 बार मिलते हैं, ऐसा शायद किसी के लिए भी संभव ना हो। लेकिन हमारा अगर आज भी कोई समस्या है सिख कौम की या मुस्लिम की या जैन की, बौद्ध की,
तो हम अभी भी पीएम के ध्यान में लाएंगे। वहाँ एक चैनल है, उनके पास हम रिपोर्ट भेजते हैं, पीएम को पता चल जाता है क्या हो रहा है और उसके पे डायरेक्शन पास हो जाती है। सो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। ओके, दैट्स वेरी गुड। आपने इतना ट्रैवल किया है इंडिया में, आई थिंक आप ऑलमोस्ट एवरी स्टेट विजिट कर चुके हो इंडिया में, जी। एंड आपने क्लोजली बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिलकर, उनके लीडर्स से मिलकर बातचीत की है, वार्तालाप की है। आपके अकॉर्डिंग वन माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इस टाइम पे बहुत अच्छा ब्रिलियंट काम कर रही है अपने लोगों को अपलिफ्ट करने में? देखो, किसी को हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा है ये बुरा है, मतलब जिनसे लेकिन हमें मैं तो सीखना चाहिए। इतनी बात कहूँगा कि एजुकेशन की प्रमोशन, ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन, क्योंकि जो चेयरमैन होता है कमीशन का, ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी मेंबर होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो उसका इशू लेना, जो मेंबर्स यहाँ होते हैं कितने एक्टिवली काम करते हैं। मेरे साथ जो मेंबर थे पारसी कम्युनिटी के, बौद्ध कम्युनिटी के, जैन कम्युनिटी के, उन्होंने इतना काम किया कि जो ये सारी कम्युनिटी उनको याद करेगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। लेकिन जो रिज़ल्ट देखिए, नेट रिज़ल्ट, हम भी उनसे संपर्क में रहते हैं, तो जो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इस्लामिक सेंटर के बाहर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, हमदर्द यूनिवर्सिटी के बाहर ही लिखी हुई हैं कि ये स्कीम्स हैं, इसका ऐसे लाभ लिया जा सकता है। और इस बार 51 बच्चे IAS कर गए इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले। कौन कहता है डिस्क्रिमिनेशन है? 16 बच्चे जैन कम्युनिटी से IAS में आए। तो कारण क्या है कि उनकी कम्युनिटी ने काम किया। जीतो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जियो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 11 बच्चे जीतो के द्वारा आए और 5 बच्चे जियो के द्वारा आए। लेकिन बदकिस्मती है, जिस कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हमने आगे बढ़ने के बारे में सोचा नहीं है। अभी तो मुझे सोचना चाहिए इनको। जितना फंड्स गुरुद्वारों में इकट्ठा होता है, मैं गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटियों की बात नहीं करता, क्योंकि उनकी एक लिमिट है। SCPC के पास 481 गुरुद्वारे हैं, हरियाणा कमेटी के पास 48 गुरुद्वारे हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास 10 गुरुद्वारे हैं, जो बाकी गुरुद्वारे तो हज़ारों ही हैं भारत में। तो बाकी भी गुरुद्वारों ने कभी हमने मिल के बैठ के ये नहीं सोचा कि हमारी कम्युनिटी के लिए, IAS के लिए कोई हम ट्रेनिंग सेंटर बनाए। बहुत जगह कोशिश की, दिखावा किया गया, क्योंकि मैं खुद चीफ खालसा दीवान का मेंबर हूँ। तो मैंने बहुत साल पहले, हमारे प्रेसिडेंट थे निर्मल सिंह, उनसे बात की कि हम चंडीगढ़ में बना देते हैं और वहाँ हमारा स्कूल भी है। लेकिन वो पॉलिटिक्स ऐसी थी, उन्होंने कहा नहीं जी, आज तक नहीं बना। सो ये जो सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कम्युनिटी, आई मस्ट ऑल्सो से वेयर वी आर फेलिंग। पहली बात तो ये सिख कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सबको मिलके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहिए। एजुकेशन इज द मस्ट। वी आर गोइंग आउट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक जो हमारे पिलर्स हैं, वी आर आउट ऑफ जुडिशरी। हमारा कोई भी चीफ जस्टिस या जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। वी आर आउट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में कोई भी अमृतधारी नहीं है, ज़्यादा है नहीं, इनकी बात हम करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है, जैसे हमने देखा। तो अगर ब्यूरोक्रेसी से भी बाहर हो गए, मैंने 2006 में एक आर्टिकल लिखा था, सिंगो खबरदार, उसमें यही लिखा था कि 2010 के बाद पंजाब का ना चीफ सेक्रेटरी सिख बनेगा, ना DGP सिख बनेगा। आज इस बात को 20 साल हो गए, वही स्थिति है। सो ये इसके लिए तो कम्युनिटीज़ को काम करना चाहिए जी।
गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट कर सकती है, बिल्कुल। गवर्नमेंट पैसा दे सकती है, गवर्नमेंट आपको कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कहीं नजर आए तो बताना चाहिए, लेकिन हम ही इकट्ठे होके ना करें। जो हम अचीवर हैं, जिसने कुछ प्राप्त किया, जो कुर्सियों को जिसका फ़ायदा उठाया, मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि आफ्टर 70 इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। वो गोल्फ खेल के या अपनी क्लब में घूम के, यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी एंड योर एक्सपीरियंस दैट यू कैन गिव इट टू द सोसाइटी। सो ऐसे अबव पॉलिटिक्स NGOs बननी चाहिए जो सभी मिलके अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ऐसी बहुत सारी हैं जो बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हाँ, बट उसको ग्रैंड करने के लिए वी नीड लीडर्स लाइक यू, वी नीड पीपल हु कैन रिप्रेजेंट सिख कम्युनिटी एंड रेज आर कंसर्न्स। जैसे आपने बोला कि जब तक कंसर्न ही रेज नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तक बात कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। तो बात करने का एक ही रास्ता है कि गुरु साहब ने भी कहा था, चुकार अज हमा हीलते दरगुदस्त, हलाल अस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब बात करने का ख़त्म हो जाए सारे रास्ते, तब शमशीर उठानी चाहिए। और गुरु साहब का लिखा जफरनामा पढ़ना चाहिए कि वो कैसे लिखते हैं और कैसे बात को शुरू करते हैं। ये भी एक कला है बात करने की। आप उसी शब्दों से किसी को नाराज कर सकते हो, उन्हीं शब्दों से किसी का दिल जीत सकते हो। वेल सेड। एक पर्सनल क्वेश्चन कि आप फॉर्मर IPS ऑफिसर रहे एंड नाउ यू आर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। आपकी लाइफ में फ्रॉम पुलिस ऑफिसर टू पॉलिटिशियन ये शिफ्ट कैसे आया? देखो, दो चीज़ें हैं। पहली बात, पुलिस सर्विस तो अपने परिवार को मजबूत करने के लिए की। हर बच्चा सोचता है, नौजवान, कि मैं रोटी कमा के खाऊं। दूसरी बात, काम कोई भी बुरा नहीं है। जब मैं पुलिस में था, लोग मारने के लिए मशहूर है, मैं बचाने के लिए मशहूर था। कि जिस आदमी ने अपराध ऐसा नहीं किया, आप उसको क्यों? पुलिस हैज़ नो राइट टू किल द पीपल। जब वो गोली चलाते हैं, आप भी चलाते हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आए, वो मर जाए तो आप मर जाओ। हमने भी पुलिस मुकाबले किए हैं। बट वंस द मैन इज अरेस्टेड, ही शुड नॉट बी किल्ड। दिस इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसी ढंग पे पंजाब में झगड़ा होते रहे हैं, और हमको भी बहुत सारे लोगों से इससे उनकी नाराज़गी को उठाना पड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को कभी बदला नहीं। सो उसके बाद अब व्हाट टू डू इन लाइफ। मैं अब एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि 2006 में व्हेन आई वाज इन सर्विस, मुझे शिरोमणि सिख साहित्यकार का अवार्ड दिया गया भाई श्री अकाल तख्त साहब और SCPC। और मेरे साथ भाई वीर सिंह और प्रोफेसर साहब सिंह को मरणोपरांत मिला। तो जब गुरु अर्जन देव साहब का 400 साला शहीदी पुरब तरन तारण में मनाया जा रहा था और मुझे सम्मानित किया गया, तो मैंने उतर के गुरु ग्रंथ साहब के आगे एक मत्था टेका कि रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर माई कम्युनिटी। अब मेरा जीवन जो है, मैं घर पे कोई काम नहीं करता, आई जस्ट ओनली वर्क फॉर माई कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी में काम करने के लिए आगे कैसे बढ़े जाए। कोई सोशल वर्क में भी हूँ, मैं चीफ खालसा दीवान का मेंबर हूँ, और उसके अलावा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही, आई रिप्रेजेंट सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक लाइफ। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से हम लोगों को चैरिटी करते हैं। अभी भी बस वहाँ हमारी आंखें फ्री चेक करती है। कोरोना में हमने सेवा की, जहाँ मौका मिलता है, गुरु का आदेश होता है, वहाँ पहुँच जाती है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने कोई, इट्स नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे मांगती है। जो हमें दसवंध हमारा होता है वो हम देते हैं। अभी जो नया काम किया, किसी ने नहीं किया, कि जो मंदिर और गुरुद्वारे के प्रीस्ट्री क्लास है, उनके अपनी पे से
अपनी पेंशन से और फैमिली रिसोर्सेज से उनका बीमा कराना शुरू किया। वाह। हाँ जी। तो 200 उनको कोई देखता नहीं है, और हमने उनके लिए हॉस्पिटल है हमारा चैरिटी का, तो उनका इलाज भी आंखों का उनका फ्री कर दिया। किसी का ऑपरेशन हो उनका, उनके रिश्तेदारों का फ्री करेंगे। क्या बात। तो ये जो बाकी है, अब दो ही पार्टियां हैं, क्योंकि अगर आपने किसी कम्युनिटी के लिए काम करना है तो गवर्नमेंट में ही कर सकती है, बाहर बैठ के तो हो नहीं सकता। तो देयर आर ओनली टू पार्टीज, वन इज कांग्रेस नेशनल लेवल और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस इज एलिजिडली, जो मैंने देखा है पंजाब में, उस पर अलग कभी बात करेंगे, कि पंजाब में आग कांग्रेस ने लगाई, सिखों को मारा कांग्रेस ने, पॉलिटिकली भी नहीं। जो इनका मैं उन पर बात नहीं करता, बात मैं करता हूँ हमारे सिद्धांत तो खत्म हो गया। मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, कदों तक ढहंदे रहणगे, कदे तख्त कदे सिद्धांत। जो साढ़े तख्त ढहे है, पंजाबी थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो हम पावर से उठे हैं। जब हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत खत्म हो गए तो हमारी कौम खत्म हो गई। आज हमारे सिद्धांतों पे ज़्यादा चोट जो लगी है वो कांग्रेस की मारी हुई है हमारे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो अपनी पार्टी है, अपना काम करती है। जो उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। अगर वो कहते हैं कि हम धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। जो है स्पष्ट है, मैं ये कहता हूँ पब्लिकली और इसको ओन भी करता हूँ कि मोदी जी कहते हैं मैं सिखों को प्यार करता हूँ, मेरे से जो मर्जी काम करा लो। अब कौन आदमी ऐसा मूर्ख है जो ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री जी से, ऐसे अच्छे होम मिनिस्टर साहब, और हम जथेदार अकाल तख्त साहब को मिलने गए, 2022 की बात है। तो जथेदार साहब ने कहा कि शाह जी आप रुकिए और कभी रात आके रुकिए दरबार साहब। तो उनका जवाब क्या था, मैं तो 14 दिन यहाँ रह के गया हूँ कार सेवा के लिए, हमारी फैमिली तो गुरु ग्रंथ साहब को मानती है, हम आते रहते हैं। अब इनसे कोई फ़ायदा ना ले पाए हमारी कम्युनिटी, तो मैं समझता हूँ हमारे में कुछ कमी है जिसके बारे में हमें बैठ के चर्चा करना चाहिए। वेयर वी आर एट लैकिंग। अगर ये ना हमें कुछ दे पाए तो हम कहीं से कुछ नहीं ले पाएंगे। सो इसलिए मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और मैं आज भी सिखों को रिप्रेजेंट करता हूँ, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, और उनके लिए काम करने में मुझे खुशी होती है। आपको लगता है कि पॉलिटिशियन बनने के बाद आपके चैनल्स, रास्ते खुल गए लोगों को सर्व करने के? देखो, पॉलिटिशियन सबसे प्यारा समाज सेवी होता है, और मेरे समाज की बात मैं राइट प्लेटफॉर्म पे रख सकूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। पॉलिटिक्स में कुछ गेन नहीं है। मेरी जितनी जायदाद मेरे पिताजी मुझे दे के गए थे, मैंने अपने बेटे को कहा था उसमें 10% ऐड करेंगे जो पे मुझे मिलती है। तो अब जो है जितनी उसको दे दी जो मेरे पिताजी ने दी, अब जो भी कुछ है सारा लोगों के लिए सेवा करते हैं। पेंशन भी लोगों के लिए, मैंने आपको कहा कि ग्रंथी सिंहों की या मंदिर के पुजारियों की इंश्योरेंस के लिए लगाता हूँ, और कहीं चैरिटी का मौका मिले उसके लिए काम करता हूँ। सो दी पॉलिटिक्स इज नॉट ए प्लेस टू गेन। जो इसलिए काम करता है वो कभी समाज में नहीं रह सकता। आप मुझे पूछ रहे थे पहले कि आप कैसे पॉलिटिशियन, तो मैंने आपको जवाब दिया था, आई एम वर्किंग फॉर माई ग्रैंडसन एंड कमिंग जनरेशन so that they can reply what our grandfather or grandfather has done when he was a politician and representing the Sikh community at the national level. Sir, you have written so many books, और आपकी बुक्स ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, और सोसाइटी को आपने रिलेट किया है स्पिरिचुअलिटी से। तो वो बुक्स लिखने का रीज़न या आपकी बुक्स लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से शुरू हुई? मैं बचपन से छोटे मोटे आर्टिकल स्कूल में लिखता रहता था, कॉलेज में भी। आपको शौक था लिखने का? लिखने का शौक था, आज भी है। ओके। तो
1969 में गुरु नानक साहब का 500 साला प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। मैं DAV कॉलेज चंडीगढ़ का विद्यार्थी था, तो मुझे कहा गया कि आप एक आर्टिकल लिखो, गुरु नानक एज ए रेवोल्यूशनरी राइटर। तो मुझे नहीं लगता था सफ़ेद दाढ़ी की फ़ोटो वाले बुजुर्ग ने कुछ बनाया हो, क्योंकि हम तो जपजी साहब और पांच बानियों का पाठ करने वाले ही थे, जो हमें सिखाया गया था, रिसर्च की तरफ नहीं थे। तो एक डॉक्टर सुरेंद्र कौर की मदद से उसको आर्टिकल लिखा, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया, मुझे एप्रिसिएशन मिली। उसके बाद फिर मैंने इस पर स्टडी आरम्भ की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की। तो धीरे धीरे जो मुझे पता चलता था, हम बातचीत दोस्तों मित्रों में करते थे, तो मैंने देखा, मैं अमृतसर में बहुत देर पोस्टेड रहा हूँ, कि जो पब्लिशर हैं ये राइटर से पैसे मांगते हैं कि हम तुम्हें अपना नाम देंगे, तेरी किताब छपेगी, हमें पैसे दो, जो बड़े तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त क्या थे मेरे, उनको मैं बुजुर्ग कहूँगा, माय गाइड डॉक्टर दलजीत सिंह, आई स्पेशलिस्ट, अब इस संसार में नहीं है, महाराजा कपूरथला ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह। और इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं यार, जो तू बातें करता है लिखना शुरू कर। तो महाराजा सुखजीत सिंह ने तो ये कहा कि आई विल फंड योर राइटिंग, जो आप क्यों। तब मैंने हिम्मत की तो लिखना शुरू किया। जो पब्लिशर था उसकी मेहरबानी, उसने कहा कि नहीं, किताब में दम है, हम इससे अपने आप ही जो है, आपसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि मेरी पोजीशन देख के भी उसके मन में आया हो कि इनको ओबलाइज करूं, बट अल्टीमेटली उसने कहा इसमें दम है, हमें नहीं। तो मैं लिखता हूं शौक से। तो कोशिश की है जानने की, मैं किसी के लिए नहीं लिखता, मैं जो मुझे समझ आती है ना कि यार ये बात ऐसी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जपजी साहब में गुरु पातशाह ने, गुरु ग्रंथ साहब, अच्छे बनने का कौन सा तरीका बताया, जब मुझे पता चले, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई गीत नहीं है, ये जीवन जीने की विधि है। तो इस्लाम के जो मानने वाले थे, गुरु साहब ने गुरबाणी में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र क्यों है, तो गुरबाणी कथा विचार इसी पे आधारित है। मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है, या सिखों गुरुओं की सोच उनके बारे में कैसी थी, तो मुसलमान कहावन मुश्किल है। ब्राह्मण जो है, गुरु ग्रंथ साहब के कुल 35 लेखक हैं, जिनमें से 16 ब्राह्मण हैं, तो 45% तो ब्राह्मण राइटर हुए। एक गंगू हुआ बुरा, तो सारे ब्राह्मण तो बुरे हो नहीं सकते। तो इसलिए ब्राह्मण पलाख ये मेरी किताब है। जो गरीब भाईचारा है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, नानक तिनके संग साथ, जो गुरु ग्रंथ साहब में है। श्री राग में तीसरा शब्द है, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब का पहला शब्द है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्यों से क्या रीस। इस तरह अब ये चलती है बात। सुबह उठ के पाठ करते हैं डेली जी। तो उसमें जो मुझे समझ आता है, तो उसमें कोशिश करता हूँ कोई ना कोई शब्द तो आएगा जो मेरे पल्ले नहीं अभी तक पड़ा था। जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा था उस पे विचार करते हैं पूरे गुरु ग्रंथ साहब में, क्योंकि गुरबाणी को गुरबाणी से ही खोला जा सकता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। जो अपने दिमाग से खोलेगा वो खराब कर देगा। सो उस पे रिसर्च करते हैं। कुछ साल 2 साल बाद अगर लगता है कि इस पर लिखना चाहिए तो मैं लिखता हूँ। वैसे रोज़मर्रा पे जो सिख समस्याएं हैं उनके बारे में मैं ऑलमोस्ट दुनिया भर के मैगजीन्स के लिए, अखबारों के लिए लिखता रहता हूँ। कलम भी एक पावर है और गुरबाणी को समझने के लिए तो एक लाइफ टाइम भी कम है। बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैं तो आई कैन से ऑन ओथ कि आफ्टर मैं हमारे घर में शुरू से था। मेरे जीवन में 2 पक्ष रहे, एक 1969 टू 1988। एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी। तो क्या, उसमें ऐसा क्या हुआ 1969 और 88? उसमें गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, रोज इसको देखना। लेकिन 88 में मैं SP-CID अमृतसर था। ओके। जब मैंने दरबार साहब के अंदर जाके देखा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कि पौटी हरमंदर साहब के अंदर पड़ी है, सचखंड में पड़ी है,
पेशाब किया गया है, लोग मारे गए हैं, तो मन को ठेस लगी कि ये कैसा धर्म है जो मानवता की रक्षा के लिए बना। गुरु साहब ने तो देवते बनाए, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस थे देवते किए करत न लागी बार। सिख कोई इंसान नहीं है, सिख तो एक देवता है। दसम पातशाह ने कहा कि देवता को भी प्रमोट कर देते हैं, उन्होंने कहा मैं इनको भगवान ही बना देता हूँ। अकाल पुरख की मूर्ते प्रगट्यो आप खालसा दे, ये तो भगवान की रूप है। अब अगर हम शेर अपने आप को भूल जाए तो उसको पानी के सामने ले जाना पड़ता है शीशा दिखाने के लिए। तो मुझे लगा कि जो ये हुआ है ये कोई सिख तो कर नहीं सकता। तो मैंने, मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, मैंने वो भी डोनेट करके किसी को बाहर भेज दिया और सिक्खी से करीब 1.5 महीना दूर चला गया। उसके बाद भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो सोचा कि सिखों में खोट हो सकता है, न सिखिज़म में खोट है, न गुरबाणी में खोट है। तब उसके बाद अब से फिर ये रिसर्च का काम, लिखने का काम, मैं समझता हूँ सिखी जीवने की विधि है। पारस परसिए पारस होए जा तेरे मन पाने, ये पारस बनता होता है सिख, तो उसको मिल के दूसरा भी पारस बने, इसके लिए काम करना है। तो जितना मुझे समझ आता है मैं लिख देता हूँ, काम वो करता हूँ जिसके बारे में मेरा ग्रैंडसन जवाब दे सके। और बाकी तो डरने वाली ये कम्युनिटी नहीं है। हाँ जी, तो उसमें कभी डरे भी नहीं किसी से, तो ना कोई लालच है। जब डरता तो अपने लालच से आदमी जी, ठीक है कि नहीं। चाह गई चाहत गई मनुआ वे प्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह। क्या बात है। तो इसलिए जीवन में कभी कुछ जो है, सबसे बड़ा सम्मान श्री अकाल तख्त साहब ने दिया। उसके बाद कभी किसी से बहुत सारे सम्मान मिले। अभी सिख परिवार जुड़े हैं, 60,000 आदमियों की ज़मीन का मसला 70 साल से सिखों का तराई के इलाके में, वो हल करवा के दिया है। तो उन्होंने मुझे बाबा वघेल सिंह अवार्ड दिया। दुनिया भर में अवार्ड मिलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो अवार्ड मिलना था वो मिल चुका है। और जो मैंने फैसला किया है वो यही है कि रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल गो फॉर द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, कि आप जैसे लीडर्स और आप जैसे लोग हैं तो आज भी सिखिज़म की रूट्स ज़िंदा हैं, और हम आप जैसे लोगों की बुक्स पढ़ के इंस्पायर होते हैं। आपके इतने साल में जो आपने गुरबाणी पढ़ी है, आपको ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर आप एक मैसेज यंगर जनरेशन को देना चाहें तो वो क्या होगा? देखो, मैं सभी तब पहले बाणी पढ़नी और विचारनी, क्योंकि गुरबाणी का आदेश है बाणी विरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुर की निज कर वासा होए। बाणी एक रेसिपी है और तैयार इसका रिजल्ट तब निकलेगा अगर आप जीवन जियोगे। बाणी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बाणी पढ़ने ज्ञान का रास्ता है। जैसे पत्थर पानी में होता है, ठंडा रहता है, इसलिए जितनी देर आप बाणी पढ़ते हो आप शांत रहते हो। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो समाज का, में पानी से बाहर पत्थर निकला, घर से व्यक्ति निकला, तो समाज का प्रभाव होके फिर वो गर्म का गर्म हो जाता है। सो लाइफ, सिखिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। इसको जीना सीखो सिखी को। एवरी डे टीचेज यू समथिंग। हर जो क्षण है, गुरबाणी का शब्द आपको अंतिम है। गुरु साहब ने जब कहा कि इंसान, तू भाई इंसान नहीं है, बाइबल का देवता हेवन से आता है, कुरान का देवता भी फरिश्ते आते हैं, और हिंदुज़म तो हम धरती माता बोलते हैं, देवियाँ बोलते हैं, सनातन धर्म में सारा देवते हैं। लेकिन गुरु नानक ने तो इंसान को ही देवता बना दिया, और ये देवताएं आज तक सेवा करते आ रहे हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। अपने आप को पहचानो भाई, तुम सिख हो, गुरु नानक के देवता हो, और गुरु गोविंद सिंह ने तो आपको भगवान ही बना दिया है। यू आर लिविंग गॉड ऑन दिस अर्थ। पर उस अवस्था तक कोई पहुंच पाता है? नहीं, हम समझाते नहीं हैं।
हम तो समझाते नहीं हैं, हम रिचुअल समझाते हैं, रिलीजन स्पिरिचुअलिज्म नहीं समझाते जी, बस प्रैक्टिसेस में गुम जाते हैं। रिचुअलिज्म जो है सिखों में कंडम किया, कर्म जो है ना, ये कर्मकांड, yes. कर्मकांड को, इसको लोगों ने, गुरु साहबान ने तो इसको कंडम किया। जी। हम नए कर्मकांड ना क्रिएट करें। अगर रहत मर्यादा माननी है तो भाई नंदलाल जी ने जो लिखी है ना, मैं तो अपने टेलीफोन में ही रखता हूँ, हाँ जेब में भी रखता हूँ, कि वो उस पर अगर किसी कोई सवाल आए तो मैं पूछ लेता हूँ, भाई नंदलाल ने गुरु साहब से सवाल किया था, उसका जवाब क्या मिला। तो वो जवाब हैं जो हमें रखने चाहिए। तो बाकी तो मेरे जैसा पखंडी कोई ऐसी बात कर दे, ये बेकार होती है। सो हमें तो गुरु कहने, काया सोधा शब्द विचारा, मोठ गौरी परम निवारा, आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया। ये शरीर की सुधाई ही असल साधन है, और शब्द की विचार, शब्द को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं तो फिर वो आएगा, पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, नवल पेयंगम साधे, पंच जना संग संग न छुटके, अहाँ ए विद बाधे, प्राणी ए विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। सो बुद्धि का विवेक होना, जागृत होना, ये असली काम है। बाकी तो रिचुअलिज्म इज नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। यस, फाइनल मैसेज टू द यंगर जनरेशन, कैन यू प्लीज समराइज एंड गिव कि एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे यंगर लोगों के अंदर ख़त्म हो गई है एंड वी शुड अडेप्ट दैट। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एजुकेशन पे दो। दूसरा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपनी धर्म की जो अच्छाई हैं उसको जीवन में अपनाओ। प्राउड टू बी ए सिख। जब हम इस पे समझेंगे, और हम जो है ना, हमें गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक बात कही थी, 1.25 लाख जब तुखै पलीता, तब खालसा उदय लो अस्त जीता। हमें तो वर्ल्ड विनर का गुरु साहब ने शब्द दिया गया है, वर दिया है। नहीं पढ़े तो भाई नंदलाल को पढ़ लो। लेकिन हम उसके रास्ते पर चलें, हम जात पात को छोड़ें। 4 वर्णिक वर्ण कराऊं, वाहे गुरु का जाप जपाऊं, हम किस रास्ते पे चल गए। आप इन बातों को, बाणी पढ़ो, विचार करो और उसको जियो। बाणी जीने से आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एजुकेशन, आज के संसार में एजुकेट होना सबसे ज़रूरी है। अच्छे साइंटिस्ट बनो, अच्छे एग्रीकल्चर्स बनो, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। सबसे ज़रूरी है मिल के रहो, लिव इन ए कम्युनिटी, एक दूसरे की मदद करो। गलती हर एक में होती है, मेरे में भी होती है, लेकिन सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चली है। गुणा दी सांझ करिए, हर में थोड़े बहुते तो गुण होते हैं, तो वो गुण इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। तो यही हमें बच्चों को भी चाहिए कि अपने आप को, शुभमन गिल को बनाओ अपना हीरो, अपनी हरमनप्रीत कौर बनाओ। ये सारे लोग जो हैं आगे बढ़े हैं, ये हमारे, आप भी उनकी तरफ बन सकते हो, आप इकबाल सिंह भी बन सकते हो। कुछ भी नहीं है। मैं गांव से उठ के आया, पार्लियामेंट बोर्ड में पहुंच गया, चेयरमैन बन गया। क्या किया मैंने? सिर्फ माता पिता के कहने पे ईमानदारी रखी, सच रखा, झूठ नहीं बोला। तो आपके लिए क्या मुश्किल है? मैं अब जैसे स्थिति आज से 70 साल पहले थी जब हम बच्चे थे, आज से उससे बहुत बेहतर है जी। तो ये बच्चों के लिए यही है कि विद्या और धर्म दोनों को साथ रखो। वेरी वेल सेड, ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। आपका टाइम मैं जानती हूँ बहुत कीमती है। आप यहाँ आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा, और आपने अपने इतने गहरे थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। आई होप कि हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएं। जब भी आप टाइम दें, हम दोबारा इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक एपिसोड में तो समराइज़ करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, और आपके द्वारा जिन लोगों तक मैसेज आएगा उनको मेरा फतेह भी परवान हो, और ये समाज आगे बढ़े, इसके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, अरदास करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।